उसमें हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से शिफ्ट हो रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने वहां पर बता दिया था एंट्रोपी से हम क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ हमने दो फंक्शन सिलेक्ट किए थे, हम शिफ्ट हो रहे थे किन किन फंक्शंस की तरफ, वर्क फंक्शन और ये वर्क फंक्शन था और गिफ्ट फंक्शन था। तो इन दोनों की तरफ हम शिफ्ट हुए, उनको एक्सप्लेन किया हमने लास्ट क्लासेस में कि वर्क फंक्शन किसको कहते हैं, मतलब किस टर्म को हम वर्क फंक्शन के नाम से जान रहे हैं जो कि हमने ए से रिप्रेजेंट की थी। और फिर उसके बाद हमने गिफ्ट फंक्शन की बात की जो कि हमने जी से रिप्रेजेंट किया और उनकी हमने कुछ एक्सप्लेनेशन देख ली, मतलब मैथमेटिकल रिलेशंस देख ली और उसके बाद फिजिकल इंटरप्रिटेशन दोनों के लिए देख लिया था। अब हमें दोनों फंक्शंस की वेरिएशंस चेक करनी है। वेरिएशंस कैसे कि भाई अगर वो मेरा फंक्शन है कोई भी, जैसे आपका ये वर्क फंक्शन हो गया या गिफ्ट फंक्शन हो गया, ये टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम के साथ या हमारे प्रेशर के साथ किस तरह से वेरी करता है, मतलब बाकी की थर्मोडायनामिक टर्म्स के साथ वो किस तरह से वेरी करता है। अब जैसे हमने इसकी वर्क फंक्शन की रिलेशन देख ली थी इंटरनल एनर्जी के साथ U माइनस टी एस, और गिफ्ट फंक्शन की हमने H माइनस टी एस मतलब एंथैल्पी और एंट्रोपी के साथ, टेम्परेचर के साथ रिलेशन देख ली थी कि भाई ये जो गिफ्ट फ्री एनर्जी है ये एंथैल्पी के साथ कैसे कन्वर्ट हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, किस तरह से डिपेंडेंट है, या एंट्रोपी पर किस तरह से डिपेंडेंट है। अब आपको आज की क्लास में क्या करना है, वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कौन सा था जिसको हम वर्क फंक्शन का ही नाम दे रहे थे, तो आपका हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी करता है। टेम्परेचर के साथ ये वेरी, हम इसको सेपरेट लेके चलेंगे कि अगर हम टेम्परेचर के साथ वेरिएंस चेक करेंगे तब क्या आएगा रिलेशन, और इसके वॉल्यूम के साथ वेरिएंस चेक करेंगे साथ के साथ कि वॉल्यूम के साथ अगर वेरी करेगा तब रिलेशन हमें क्या मिलेगा। तो ये हमें वन बाय वन करना है, बट उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एक्चुअल में है क्या, किसको आप हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का नाम दे रहे हो। तो ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को, ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये हमारा इक्वल किसके था, a इज इक्वल टू U माइनस टी एस के इक्वल था। अगर हमें इसकी वेरिएंस की बात करनी है कि a वेरी कैसे कर रहा है, किसी भी टर्म के साथ आप वेरिएंस चेक कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखना पड़ता है ना। तो अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग the above equation, on differentiating the above equation, इसमें सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर a क्या है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ही है, u क्या है, इंटरनल एनर्जी, t आपका क्या है, टेम्परेचर, s यहाँ पर आपका क्या है, एंट्रोपी। यहाँ साइड में लिख भी देती हूँ, a आपका हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, u आपका इंटरनल एनर्जी, T आपका टेम्परेचर, और आपका S क्या है यहाँ पर, एंट्रोपी। ये बेसिक से रिप्रेजेंटेशंस है, आपको सभी का पता होना चाहिए और इतनी बार कर चुके हो अभी तक तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा। ये सिर्फ आपके लिए नया है, अदरवाइज इंटरनल एनर्जी को पहले से पढ़ते आ रहे हो, टेम्परेचर और एंट्रोपी भी आपने सेकेंड लॉ ऑफ इसमें थर्मोडायनेमिक्स में काफी डिटेल में कर ली है, तो बार बार आप एंट्रोपी फैक्टर को भी यूज कर रहे हो। तो आप देखो इस इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम किसका, dA का। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी डिफरेंशिएशन किया था वैसे तो, मतलब या चेंज हमने कैलकुलेट किया था, वहां पर चेंज के टाइम पे हमने कंडीशन लगाई थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, वहां पर चेंज कैलकुलेट कर रहे थे, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाते हुए चेंज क्या आ रहा है। यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डिफरेंशिएट के टाइम पे यहाँ पर हम t को कांस्टेंट नहीं कहेंगे, t भी मेरा वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। तो dA इज इक्वल टू du माइनस t और s में हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और हमारा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास रिजल्ट आया du माइनस t ds माइनस s dt, ये रिलेशन रही। फिर इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपके पास कोई भी मैथमेटिकल डेरिवेशन थर्मोडायनामिक के लिए अगर आपको कोई भी डेरिवेशन करनी है ना, तो उसमें ये देखा करो
उसने क्या पूछा है आपसे, किसकी वेरिएशन पूछी है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन मेरा ए था, मुझे उसका रिजल्ट पता था, वो लिख लिया। फिर उसके बाद अब ये देखना है कि करना क्या है, क्या चीज करने के लिए बोल रहा है, वेरिएशन के लिए बोल रहा था, तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया कि डिफरेंशिएट करके ही हम उसकी वेरिएशन का पता कर सकते थे। तो हमने सिंपल डिफरेंशिएशन किया है, अभी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया, हालांकि हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करना चाहिए था, बट यहाँ पर अभी हमने ओवरऑल डिफरेंशिएशन किया है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया, सभी को वेरिएबल मान के हमने डिफरेंशिएट कर दिया इक्वेशन को। अब इक्वेशन आ गई है हमारे पास नई, dA is equal to du minus t ds minus s dt। अब इस इक्वेशन में आप दो चीजों को ध्यान रखोगे। पहली तो उसने पूछा क्या है, सबसे पहली चीज कि उसने क्या पूछा है, उसने वेरिएशन पूछी है टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ। दूसरी चीज, आपको जो भी आपके सामने इक्वेशन है उसके जो भी वहां पर टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनमें से आपके पास किसके लिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, जिसकी इंफॉर्मेशन आप मतलब अभी तक जितना भी आपने थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स पढ़ी हैं थर्मोडायनेमिक की, तो उनमें से आपके पास क्या कोई रिलेशन है जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ इन्हीं को रीअरेंज करते रहो फिर तो आपने कोई नई इक्वेशन नहीं बना ली है, कोई नया रिजल्ट आपके सामने नहीं आया। आपको क्या करना है, इनमें से ही जो भी आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन ऐसी कोई हो या थर्मोडायनेमिक रिलेशन आपके सामने कोई है जो आप पहले यूज कर चुके हो, उसको यहाँ पर अब आप कैसे यूज कर सकते हो वो चीजें आपको देखनी होती है। देखो यहाँ पर फर्स्ट है आपके यहाँ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, जिसको तो आपने स्टडी ही करना है, इसके लिए तो क्या ही रिलेशन यूज करोगे, ये तो आपके पास रिलेशन एक ही थी u माइनस टी एस की फॉर्म में, या फिर आप चेंज की फॉर्म में लिखोगे तब भी आपका डेल ए इज इक्वल टू डेल यू माइनस टी डेल एस आएगा। तो ये तो आपकी सिमिलर रिलेशन ही है, वो आपने यूज कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाओ कि इनके लिए हमारे पास कोई रिलेशन है या नहीं। कौन कौन है, डी यू डी एस और डी टी। अब मैं बात नहीं कर रही टेम्परेचर की और एंट्रोपी की, मैंने क्या कहा कि इनके लिए आपके पास रिलेशन है क्या, मतलब डी यू के लिए कहा, डी एस के लिए कहा और डी टी के लिए कहा, बट मैंने टी और एस के लिए नहीं बोला कि इनके लिए कोई रिलेशन है क्या। एस जो है आपका एक ऐसा फंक्शन है जिसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो इसके लिए रिलेशन कहाँ से लाओगे, एग्जैक्ट रिलेशन आपने अभी तक देख लो कोई नहीं पढ़ी, कोई भी फैक्टर एस के इक्वल नहीं आया है। आपने चेंज इन एस या डी एस की फॉर्म में रिलेशंस पढ़ी हैं, आपने कोई भी एग्जैक्ट मतलब एस के लिए रिलेशन नहीं पढ़ी। दूसरा आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए क्या रिलेशन लिखोगे, टेम्परेचर तो एक खुद की वैल्यू रखता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है टेम्परेचर की। तो अब यहाँ पर क्या हमें इनमें से किसी की मैथमेटिकल रिलेशंस पता है, डीटी की नहीं पता, डीटी की हमें कोई रिलेशन नहीं पता। क्या मुझे डी की पता है, बिल्कुल पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रिलेशन थी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये रिलेशन है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आप अभी तक पढ़ते आए हो डी यू इज इक्वल टू मतलब डी यू की फॉर्म में लिखते थे, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू की फॉर्म में लिखते थे इक्वेशन, डी क्यू प्लस डब्ल्यू, और वहां पर हम हर एक मैथमेटिकल रिलेशन में हर एक डेरिवेशन में कंडीशन लगा रहे हैं वर्क डन पर कि अगर मेरा सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन करे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगर कर रहा हो, या हम यूं कहें कि वर्क डन बाय द सिस्टम अगर है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो यहाँ पर हमारा कैसा वर्क आता है, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन, और ये जब हमारा वर्क डन इधर शिफ्ट करेंगे हम तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल आ गया, और वही वर्क डन की वैल्यू मैंने पुट की है पी डी वी, वर्क डन की वैल्यू पुट की पी डी वी। तो कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी तो मैं हमने कोई और यूज कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो आपने कोई और यूज की थी और अब आप दूसरी यूज कर रहे हो। तो पी डी वी वर्क डन की वैल्यू पुट की है, और ये नेगेटिव साइन हमने जस्ट इसलिए लिया कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन हम कंसीडर करते आए हैं हर केस में, या फिर हम यूं कहें वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होता है तो यहाँ पर हमारा वर्क डन नेगेटिव वैल्यू रखता है, और नेगेटिव वैल्यू रखेगा तो हम इधर इसको शिफ्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी के इक्वल आ गया। तो यहाँ जब हम मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को
एक्सपेंशन हो तो dq इज इक्वल टू du प्लस पी डीवी के इक्वल आ जाएगा। और ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन का यूज करना है। और कौन सी इक्वेशन थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें कौन सा रिजल्ट मिला था? वो हमें मिला था एंट्रोपी वाला रिजल्ट। तो एंट्रोपी के फॉर्म में अगर आप बात करोगे तो ds इज इक्वल टू dq बाय t के इक्वल था। एंट्रोपी चेंज हमारा चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय t के इक्वल होता है क्यू रिवर्सिबल आप लिख सकते हो। अगर हम कंडीशन साथ में लगा के चलेंगे, अगर मेरा सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है? रिवर्सिबली अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उस टाइम पे मेरा एंट्रोपी चेंज इक्वल हो सकता है dq बाय t के। और यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन किसकी हुई? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जैसे आपने यहाँ पर कहा ना फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर आप कह सकते हो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हम रिलेशन यूज कर रहे हैं। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ds इज इक्वल टू dq बाय t। और यहाँ से dq की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। dq की वैल्यू क्या होगी? du प्लस पी डीवी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो ds किसके इक्वल आ जाएगा? ds इक्वल आएगा du प्लस पी डीवी और डिवाइडेड बाय t तो ऑलरेडी है। देखो जस्ट क्या किया, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिखी, सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखी, दोनों इक्वेशंस में से dq बाय t, यहाँ पर भी dq है और ये भी dq की वैल्यू ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मैं dq की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, तो वो मेरी इक्वल आ जाएगी ds इज इक्वल टू du प्लस पी डीवी के। और यहाँ से इसी को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं tds इज इक्वल टू du प्लस पी डीवी, tds प्लस पी डीवी। और इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को बोला जाता है कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो सिर्फ फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करता है। बट ये वाली इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमारी कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन होती है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि अब इस इक्वेशन को, ये टीडीएस की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो, टीडीएस की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा। बट आप देखो जरूरी नहीं है आपको कंबाइंड रिजल्ट ही निकालना था, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है कि हमें कंबाइंड इक्वेशन भी निकालनी है, या पजल मत हो जाओ कि हमें तीन रिलेशंस याद रखनी है। कुछ भी याद नहीं रखना आपको, जस्ट ये दो ही याद रखनी है। इन दोनों की हेल्प से कंबाइन करके तो जस्ट ये मतलब इक्वेशन बनाई है। अगर आप ये करना चाहते हो ना कि भाई फर्स्ट लॉ हमें याद है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब की इक्वेशन हमें याद है, तो इन दोनों वैल्यूज से यहाँ से टीडीएस की वैल्यू करो कैलकुलेट, इसको जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, टीडीएस इज इक्वल टू डीक्यू के इक्वल आ गया। तो यहाँ से टीडीएस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और डीक्यू की वैल्यू मतलब यहाँ से आप डीयू की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। बट ये हमारा कंबाइंड रिजल्ट है और इसके बाद हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे इस पर। तो आपकी मर्जी है, आप जस्ट इन दोनों लॉज को यूज करो और किसी तरह से भी रीअरेंज करके इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो अब ये इक्वेशन में जब हम ये रिजल्ट पुट करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास क्या रिलेशन आएगी। यूजिंग कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। टीडीएस की वैल्यू हमारे पास है du प्लस पीडीवी के। जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो dA इज इक्वल टू du माइनस, हमारे पास वैल्यू किसकी है? टीडीएस की है। तो टीडीएस की वैल्यू हमारी क्या है? du माइनस प्लस ही लगा लो अभी तो पीडीवी, du प्लस पीडीवी माइनस एस डी टी। अब देखिए हमारे पास ये रिलेशन आ चुकी है, dA इज इक्वल टू du माइनस du प्लस पीडीवी माइनस एस डी टी। ये नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर जाएगा तो ये इसके साइन को चेंज करेगा, तो du माइनस पीडीवी माइनस एस डी टी। du से du कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास dA की वैल्यू क्या आएगी? dA इज इक्वल टू, ये वाला फैक्टर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो dA इज इक्वल टू माइनस पीडीवी और माइनस एस डी टी, माइनस पीडीवी माइनस एस डी टी। अब आपके पास एक रिलेशन आ चुकी है, इसमें वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, टेम्परेचर का
डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, और इसने पूछा भी किसके साथ वेरिएंस है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ वेरिएंस है, बट हम इसको सेपरेटली वेरिएंस अगर दिखाएंगे तो वो इक्वेशंस हमारी क्या रहेंगी, ये तो कंप्लीट वेरिएंस है किसी एक पर। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो मेरा A है, मतलब मेरा वर्क फंक्शन है या मेरा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है या मेरा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है वो हमारा वॉल्यूम के साथ भी वेरी करता है और टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है। अब हमें सेपरेट इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है कि अगर वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है तब वो हमें क्या रिजल्ट देगा, मतलब वॉल्यूम के साथ सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के साथ वेरी कर रहा है तो हमें क्या रिजल्ट देगा, या सिर्फ टेम्परेचर वेरी कर रहा है तब क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अब हमें 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, dA इज इक्वल टू माइनस PdV माइनस SdT। हमारे पास ये रिलेशन आई। अब क्या करूं, दो वेरिएबल है इक्वेशन में, वॉल्यूम के साथ भी वेरी कर रहा है और टेम्परेचर के साथ भी वेरी कर रहा है। इसमें क्या करोगे आप, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, एक बार आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। हम एक बार वॉल्यूम के साथ वेरिएंस चेक करेंगे तब टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर के साथ वेरिएंस चेक करेंगे तब वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि सिंगल के रिस्पेक्ट में हमने वेरिएशन चेक करनी है ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप वेरिएशन चेक कर रहे हो उसको तो हम उसके रिस्पेक्ट में तो वेरिएशन करेंगे, बट दूसरे को हम क्या करेंगे, साथ में कांस्टेंट पुट कर देंगे, मतलब कांस्टेंट रखेंगे। इफ temperature is constant then differentiate with respect to V। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट किया और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dA, पहले आप जस्ट ना वो इक्वेशन लिखो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है दैट मींस dt क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, और dt अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये मेरा किसके इक्वल आएगा, हाँ मतलब ये इक्वेशन में ये वाला फैक्टर मेरा किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो यहाँ से dA किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ माइनस PdV के। यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, मतलब इस फॉर्म को यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, dA बाय dV, जस्ट dV को डिवीजन में ले आए, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या चल रहा था, कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू माइनस P। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट करके डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम के, मतलब हम इस इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जिसमें टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट चल रहा है, तो dV और dA को मैं dV के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दूं तो वहां पर जब हम डिफरेंशिएशन करने लगेंगे तो ये तो मेरा P तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो माइनस P एज इट इज, और dV का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा फैक्टर आया माइनस P, और सेकंड फैक्टर की तरफ जब आप जाओगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से भी हमारी इक्वेशन यही आ गई, और यहाँ से भी हमारी इक्वेशन यही सेम आई थी। किसी भी मेथड के थ्रू जा सकते हो, कि सिर्फ और सिर्फ पहले कंडीशन सिर्फ एक यही लगाओ कि टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर कांस्टेंट करते ही मेरा dA माइनस PdV के इक्वल आ जाएगा, और उसके बाद dA बाय dV कर दो, dA बाय dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस P। बट एक ऑथेंटिक वे अगर लिखने का है तो ये वाला मेथड से फॉलो करो कि हम साथ में बता रहे हैं कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम के, और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपका माइनस P के इक्वल आ जाएगा। ये तो हुई हमारी एक कंडीशन। दूसरा, आप क्या करो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो और डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू T के। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो ये वाला फैक्टर 0 और ये फैक्टर 0, तो वो हमारा फैक्टर किसके इक्वल आएगा, माइनस SdT के, माइनस SdT के, क्योंकि dV अब क्या हो चुका है, 0। तो अगर यहां से मैं लिखूं dA, इसको डिवीजन में ले आओ dt, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या चल रहा है, कांस्टेंट, तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस
एस के, यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, या सिंपल हम ये कहें कि वॉल्यूम कांस्टेंट करने पर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dA बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा, मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है ये फैक्टर 0, अंडरस्टूड है ये तो फैक्टर 0 ही रहेगा, माइनस एस dt में टी का dt का डिफरेंशिएशन 1 और ये हमारा एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा तो वो आ गया आपका माइनस एस के इक्वल। तो ये आपकी दो रिलेशन, एक ये रिलेशन एक ये दोनों रिलेशन हमारी आ गई है। ये हमारा वेरिएशन आ गया वॉल्यूम के साथ, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की वेरिएशन वॉल्यूम के साथ, और ये हमारी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की वेरिएशन एंट्रोपी के साथ। तो ये हमारी दोनों रिलेशंस जो हैं वो मतलब हमने कैलकुलेट कर ली है, ऑब्जर्व कर ली है। बट यहाँ पर एक चीज रह गई है अभी भी, क्या कि अभी भी जो आपने वेरिएशन चेक की है वो फाइनाइट लिमिट्स में चेक नहीं की। फाइनाइट लिमिट्स का मतलब क्या होता है, सपोज मेरा सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा रहा है और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में हमारा u माइनस टी एस, ये दो टर्म्स इन्वॉल्व होती है ना, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी, और ये हमारा क्या हो गया मतलब हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो इसमें सभी की अब सिर्फ यहाँ पर ये 2-3 टर्म ही इन्वॉल्व नहीं है जो मैंने सिस्टम लिया, जो भी मैंने सिस्टम अज्यूम किया उसके पास सिर्फ ये 2-3 टर्म्स ही तो नहीं है, उसका खुद का प्रेशर भी है, उसका खुद का वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, सारे ही फैक्टर्स है ना। हम यहाँ पर कंसर्न दिखा रहे हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के लिए, तो इसीलिए u माइनस टी एस की बात होती है। अदरवाइज इस स्टेट 1 में सिस्टम के पास टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर सारी वैल्यूज ही हैं, एंट्रोपी, एंथैल्पी सभी फैक्टर्स रखता है, इसी तरह से स्टेट 2 में भी रखता है। और अगर मैं स्टेट 1 का और स्टेट 2 के उन फैक्टर्स का पता कर लूं जिसके रिस्पेक्ट में मैं वेरिएशन कर रही हूं, तो वहां से मैं एक फाइनाइट वैल्यू बता सकती हूं। सपोज करो मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूं कि वॉल्यूम यहाँ पर मेरा 3 था, चेंज होके 5 हो गया, 3 से चेंज होके 5 हो गया, तो कितना कम हुआ या कितना ज्यादा हुआ आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो अगर आपके पास नंबर हो तो। मतलब आपके पास वैल्यूज हैं, कहां से कहां तक चेंज हुआ है वहां से बहुत इजीली बताया जा सकता है कि कितना चेंज हुआ है। यहाँ पर आपके पास एग्जैक्ट मतलब वैल्यूज नहीं है। अगर मुझे फाइनाइट रिजल्ट चाहिए तो फाइनाइट के लिए मुझे लिमिट की हेल्प से इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो जो आपकी इक्वेशन आई थी ना यहाँ पर मतलब जो भी इस टाइप की इक्वेशंस आ रही हैं उस टाइप की इक्वेशन में आपको फाइनाइट लिमिट्स पुट करके तब इसका फाइनाइट रिजल्ट फाइंड आउट करना है, और ये रिजल्ट हम सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल के लिए कैलकुलेट करेंगे। मतलब आइसोथर्मल के लिए मतलब कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तब आप इसको करोगे। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम जो है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली वर्क करता है, और अगर सिस्टम आइसोथर्मली वर्क कर रहा है तो टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। इफ सिस्टम वर्क्स isothermally, if system work isothermally, then finite change in हेल्महोल्ट्ज फंक्शन विच इज ए। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में फाइनाइट चेंज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फिर कैसे करोगे? अगर सिस्टम आइसोथर्मली काम कर रहा है दैट मींस dt मेरा क्या होगा? 0 के इक्वल होगा, और dt 0 के इक्वल होते ही मेरा यहाँ पर ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो वहां से dA इज इक्वल टू माइनस पी dV आ जाएगा। dA मेरा इक्वल आ जाएगा पी dV के। और अगर आपको फाइनाइट चेंज करना है कैलकुलेट तो यहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ वेरी करे हैं। कौन है वेरिएबल? dV। तो यहाँ पर वॉल्यूम वेरिएबल है, हम कहेंगे इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम मेरा V1 था। अगर इनिशियल स्टेट में मेरा वॉल्यूम V1 और फाइनल स्टेट में वॉल्यूम मेरा V2 रहा हो, इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम V1 और फाइनल स्टेट में वॉल्यूम V2 रहा हो, और मेरा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन A1 रहा हो इनिशियल स्टेट में, और अगर ये चेंज होकर A2 हो गया हो फाइनल स्टेट में, फाइनल स्टेट में जाने के बाद ये A2 हो गया होगा। तो इसके लिए हमें अगर वेरिएशन चेक करनी है तो हमें पर्टिकुलर लिमिट्स लगानी पड़ेगी, और अगर मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, फाइनाइट रिजल्ट चाहिए, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करने से पहले जस्ट एक चीज कर लेना, लिमिट्स देखो कहां से कहां तक रहेगी? A1 टू A2, और वॉल्यूम में मेरे V1 टू
V2 लिमिट्स रहेंगी। बट यहाँ पर आप आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT। यहां से आप P की वैल्यू जो कि यहाँ पर आपका एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो RT बाय V। अब ये वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा रिजल्ट? RT तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट चल रहा है सिस्टम में, और हमारा इसके बाद V जो है वो वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल है तो अंडर इंटीग्रेशन जाएगा। तो इसके बाद हमारी इक्वेशन हो गई है dA लिमिट्स A1 टू A2, और RT मेरा कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, dV बाय V लिमिट्स मेरी V1 टू V2। तो यहाँ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम फाइनाइट रिजल्ट इसका फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने के टाइम पे dA का इंटीग्रेशन जब करोगे सिंपल क्या आएगा? A, और लिमिट्स कहां से कहां तक? लिमिट्स रनिंग A1 टू A2 इज इक्वल टू माइनस RT, तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, T यहाँ पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, सिस्टम आइसोथर्मल है क्योंकि। फिर इसके बाद जब आप 1/x का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है? log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और अगर आप 1/v का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो log v आएगा, तो ln v, और लिमिट्स हमारी v1 टू v2। आपके पास इक्वेशन आई है। अब इसमें आप क्या करोगे? लिमिट्स पुट करोगे, लिमिट्स पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, और जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू माइनस RT, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln V2 माइनस ln V1, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद आपको पता है log x माइनस log y किसके इक्वल होता है? log x माइनस log y आपका इक्वल होगा x बाय y के इक्वल होता है ना, तो log x बाय y, तो यहाँ पर ln V2 माइनस ln V1 है, तो ये log V2 बाय V1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सभी को मैथमेटिकल रिलेशन पता ही है, log x माइनस log y इज इक्वल टू log x बाय y के इक्वल होगा। तो यहाँ जब हम ये रिलेशन यूज करेंगे तो ये इक्वल आएगा A2 माइनस A1 को पहले देखो, A2 माइनस A1 फाइनल स्टेट का हेल्महोल्ट्ज फंक्शन माइनस इनिशियल स्टेट का, तो इसका मतलब ये चेंज बताएगा मुझे डेल्टा A इज इक्वल टू माइनस RT, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ln V2 बाय V1 में। ठीक है, अब आपके पास रिजल्ट आ गया है माइनस RT ln V2 बाय V1। और अगर आप ये 1 मोल के लिए बात कर रहे थे, यहाँ मतलब ये तो हमारा 1 मोल के लिए हुआ क्योंकि मैंने रिलेशन अभी क्या यूज की थी? PV इज इक्वल टू RT, गैस इक्वेशन जो हमने अभी यूज की थी आइडियल गैस इक्वेशन। बट अगर मेरे n नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पर nRT के इक्वल, तो यहाँ अगर मैं n नंबर ऑफ मोल्स के लिए इक्वेशन लिखूंगी तो वो इक्वल आ जाएगी माइनस ऑफ nRT। तो आपकी इक्वेशन आ गई है, फाइनाइट चेंज आ गया है आपका एक, किसके लिए? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के लिए, जो कि हमारी वॉल्यूम के साथ वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। अब एक मिनट के लिए आप अपना कार्नोट साइकिल वाला कंसेप्ट याद कीजिए। जब हमने कार्नोट साइकिल किया था वहां पर वर्क डन आया था, जो कंप्लीट वर्क डन चारों साइकिल्स को, मतलब जो आपने आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, वो चारों स्टेप्स करने के बाद आपका जो कंप्लीट वर्क डन आया था W मैक्सिमम से, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, W मैक्सिमम किसके इक्वल आया था? याद करो, RT nRT ln V2 बाय V1 के इक्वल आया था ना। जिसको याद नहीं है वो दोबारा से देखना। W मैक्सिमम हमारा nRT ln V2 बाय V1 की फॉर्म में रिजल्ट आया था, और ये W मैक्सिमम अगर था तो यहाँ मैं इसकी जगह सिर्फ माइनस साइन के अलावा, माइनस साइन इसमें नहीं है, इसमें माइनस साइन है, तो माइनस साइन के अलावा ये सारा फैक्टर क्या हो गया? W मैक्सिमम। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ डेल्टा A जो है वो इक्वल आ गया माइनस ऑफ W मैक्सिमम के, डेल्टा A इज इक्वल टू माइनस W मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं माइनस डेल्टा A इज इक्वल टू W मैक्सिमम।
जो कि आपने लास्ट टू लास्ट क्लास में ऑलरेडी प्रूव किया था कि डेल्टा ए जो है वो माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम के इक्वल था। वहां पर आपने फिजिकल इंटरप्रिटेशन जब आप कर रहे थे, जब आपने पहले फंक्शन को जनरेट किया, पहले फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, फिर जब हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन की थी वहां पर भी आपका सेम यही रिजल्ट आया था लास्ट में, माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम। आपने इसको इस चीज को प्रूव भी कर दिया है थर्मोडायनामिक कंसेप्ट्स को यूज करते हुए, तो ये चीज प्रूव भी हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम, आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसका मीनिंग यही हुआ कि अगर मेरा सिस्टम मैक्सिमम वर्क कर रहा है तो मेरा डेल्टा ए डिक्रीज होगा, या फिर यू कहो डेल्टा ए कितना डिक्रीज होगा वो डिपेंड करता है कि सिस्टम मैक्सिमम कितना काम कर सकता है, कितना वर्क सिस्टम कर सकता है, डेल्टा ए उसी के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता चला जाएगा। ये तो डेफिनेट है कि डेल्टा ए में डिक्रीमेंट आएगा, बट हमारा कितना डिक्रीमेंट आएगा वो डब्ल्यू मैक्सिमम पर डिपेंड करता है कि वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा कि ए कितना डिक्रीज होने वाला है। तो आज का टॉपिक आपका ये कंप्लीट हुआ, बाकी हम नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, वेरिएशन ही है हमारी नेक्स्ट भी, तो इसी टाइप से हमारा फंक्शन चलेगा, वो सॉरी डेरिवेशन चलेगा, तो वो भी हमारा सिमिलर ही रहेगा। जिसको ये चीज समझ आ गई है वो बहुत इजीली कैच कर लेगा, और जिसको ये भी समझ नहीं आया है वो इसको अगले वाले टॉपिक को भी रिलेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे से समझना इसको, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में देखा जाता है। तो आज के लिए आपका यही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।